सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का उदाहरण नंबर 15 और 16। इस वीडियो में हम सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 14 तक कंप्लीट बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप कंप्लीट वीडियो है वो देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 15। तो आप वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर जो 15 हमें दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है जिसका nवां जो पद है वो an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। अब इसमें हमें ये कहा है कि एक समांतर श्रेणी है और उसके अंदर 24 पद हैं, उन 24 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जितने भी पद दिए होते हैं उन पदों का अगर हमें योग ज्ञात करना है तो हम SN के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया है पीछे वाले उदाहरण के अंदर, अगर हमें समांतर श्रेणी का एक पद ज्ञात करना होता है तो हम AN का जो फॉर्मूला है वो काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस समांतर श्रेणी में जो 24 पद दिए गए हैं उन 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम SN का फॉर्मूला काम में लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है, तो मैं SN का फॉर्मूला लिख देता हूं। SN का जो फॉर्मूला है वो है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा d। फॉर्मूला मैंने पहले इसलिए लिखा है ताकि फॉर्मूले को देखकर हमें यह समझ आए कि इस फॉर्मूले में हमें कौन से चर के मान जो है वो रखने हैं। तो देखिए फॉर्मूले में हमारे पास में 24 पद है समांतर श्रेणी के, यानी जो n का मान है, n का जो मान है वो है 24, क्योंकि समांतर श्रेणी में जितने भी पद होते हैं यहाँ पर 24 पद दिए गए हैं, इसका मतलब n का मान 24 है। अगर यहाँ पर 10 पद होते हैं तो n का मान 10 है, तो यहाँ पर 24 दिया गया इसलिए n का मान 24 हो गया। इस फॉर्मूले में जहां पर भी n है उसकी जगह हम 24 रखेंगे। उसके बाद में आता है a और d। अब a और जो d है उसका मान भी हमें इसमें रखना पड़ेगा, तभी हम 24 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। a और d है उसका मान हम कहां से निकालेंगे? तो देखिए इसके अंदर हमें दिया गया है, इसका nवां पद दिया गया है, nवां पद दिया गया है an बराबर 3 + 2n। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं an बराबर 3 प्लस में 2n। अब जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है a1 a2 a3, ये समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा, तीसरा, इस तरह से समांतर श्रेणी के जो पद है उनको हम लिखते हैं a1 a2 a3 a4 इसे। अब यहाँ पर हमें अगर a1 का मान निकालना है, यहाँ पर जो 1 और 2 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये n के मान है। तो यहाँ पर देखिए a1 है, अगर मैं इसमें 1 रख देता हूँ, a1 का मान निकालना है, अगर मैं इसकी जगह 1 रख देता हूँ a1, n की जगह मैंने 1 रख दिया, जहां पर भी n उसकी जगह 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 3 + 2 इनटू में 1 आएगा, क्योंकि n की जगह मैंने 1 रखा है। चलिए इसको मैं सरल कर लेता हूं। तो देखिए 2 एकम 2 और 3 + 2 कितने हो गए 5, यानी a1 का मान आ गया 5 आ गया। तो a1 की जगह क्या आ गया 5, मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूं। उसके बाद में देखिए अगर मैं इसकी जगह a2 रखता हूं, मैंने n की जगह 2 रखा तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस n की जगह मैं 2 रखता हूं और 2 से गुणा करता हूं तो कितना आया 4, तो 3 + 4 कितने हुए 7। तो a2 का मान आ गया 7 और a3 का मान निकालेंगे तो मैं लिखता हूं a3 बराबर, यहाँ पर 3 की जगह 3 प्लस n की जगह हम क्या रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे। तो 3 को मैं 2 से गुणा करता हूं, 6 हो जाएंगे, 6 + 3 कितने हो गए 9, तो यहाँ पर 6 आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या है 9 आ गए 9। अब देखिए समांतर श्रेणी को आगे हम लिख सकते हैं, 5 + 2 होते हैं 7, 7 + 2 9, प्लस में 2 करेंगे 11, 11 + 2 करेंगे 13। तो ये समांतर श्रेणी हमारे पास में बन जाती है। हमने समांतर श्रेणी बना ली। समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a का जो मान है वो कितना हो गया 5, और d का जो सार्वधातुक है तो 7 - 5 कर लेंगे, या 9 में से 7 को माइनस कर लेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को हम माइनस कर लेंगे तो d का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 7 - 5 ही कर लेता हूं, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2।
अब देखिए यहाँ पर हमने जो SN का ये फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर हम इसका मान रख देते हैं, तो 24 पद का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर मान लिख देता हूँ S24, n की जगह 24 रखेंगे क्योंकि 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बराबर में n/2, तो n की जगह मैंने 24 रखा, बट्टे में 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a का जो मान है वो मैं यहाँ से 5 रख देता हूँ, तो ये आ गया 5 प्लस n की जगह 24 रखेंगे क्योंकि 24 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 24 है, 24 माइनस 1 कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर 23 लिख देता हूँ, 24 माइनस 1, और d का जो मान है वो यहाँ से मैं 2 लिख देता हूँ, तो उसके गुणा में आ जाएगा 2। अब इसको मैं सरल कर लेते हैं, तो ये हो गया S24 बराबर 24/2 का मतलब हो गया 12 और 5 दूनी हो गया 10 प्लस में 23 को 2 से गुणा करते हैं, तो ये आ गया 46। चलिए अब इसको मैं सरल कर लेता हूँ आगे, तो ये आ गया S24 बराबर ये हो गया 12 इंटू में 46 प्लस 10 करेंगे तो ये आ जाएंगे 56 यानी 56, और 56 को मैं 12 से गुणा करता हूँ तो ये आएंगे लगभग हमारे 672। तो चलिए मैं यहाँ से लिख दूँ 672, एक बार गुणा करके देख लेते हैं, ये हो गया 56 इंटू 12, तो मैं गुणा कर देता हूँ इसको, ये 6 दूनी हो गए 12 और 10 और 1 ये हो गए 11 इंटू 56, तो ये आ गया 2 7 और 672 ही आएंगे। तो यानी कि 24 पदों का जो योग है वो होगा 672। आपको इसमें ध्यान ही रखना है कि हमें 24 पदों का अगर योग ज्ञात करना है तो 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम SN का फॉर्मूला काम में लेंगे। SN के फॉर्मूले में जो हमें चर दिए गए हैं यानी कि A, D, M वो दिए गए हैं, उनका हमें ध्यान होना जरूरी है, उनका पता होना जरूरी है कि हमें A, D और M इनका मान हम कहां से रखेंगे। तो n का मान तो हम रख सकते हैं क्योंकि 24 पद है, तो इसका मतलब n का मान 24 हो गया। a और d का मान कहां से रखेंगे, उसके लिए हमें जो an दिया गया यानी इसका n पद n की जगह मैं 1 रख देता हूं, तो हम यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो ज्ञात कर लेंगे। a2 रखेंगे इसका मतलब दूसरा पद आ जाएगा। a3 n की जगह 3 रखेंगे तो a3 बन गया, इसका मतलब समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तो इस तरह से हम 3 या 4 पद है वो इसके ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में हम a का जो मान है वो भी इसमें लिख सकते हैं, और सार्वत्र d है उसको भी हम माइनस करके निकाल सकते हैं, और d का मान भी इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट इसके मान रखेंगे और 24 पद है उनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो ये था इसका उदाहरण नंबर 15। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं इसका उदाहरण नंबर 16। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 का जो प्रश्न है उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि प्रश्न काफी बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तो उदाहरण नंबर 16 में दिया गया है कि एक टीवी निर्माता है जो टीवी का निर्माण करता है, उसने तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन किया। यानी जो तीसरा वर्ष था उसमें उसने 600 टीवी का निर्माण किया और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उसने निर्माण किया यानी उत्पादन किया। करता है प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। हर साल यानी हर वर्ष एक निश्चित संख्या के अंदर उनमें वृद्धि होती है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ। जैसे कि यहाँ पर तीसरे वर्ष का दिया गया है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ और 10वें वर्ष में कितना हुआ और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। तो कुल का मतलब होगा कि यहाँ पर तो हमें योग ज्ञात करना है, इसमें हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का पद जो है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि जो समांतर श्रेणी A1 A2 A3 हम लिखते हैं उसको हम यहाँ पर मानेंगे कि जो A1 है वो प्रथम वर्ष है, A2 दूसरा वर्ष है, A3 तीसरा वर्ष है, इस तरह से मानेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि A1 है ये प्रथम वर्ष है और A2 द्वितीय वर्ष हो गया, A3 A4 A5 A6 और A7 मैं यहाँ तक लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो अब देखिए मैंने ये लिख दिया प्रथम वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 वर्षों तक की हमने एक समांतर श्रेणी ली है, इनको हम वर्ष मानेंगे कि ये पहला वर्ष है, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 7 वर्ष के ले लिया। अब यहाँ पर दिया है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी उसने बनाई यानी उसका उत्पादन किया। तो तीसरे वर्ष में किया तो ये हो गया तीसरा वर्ष। तीसरे वर्ष में उसने बनाई 600 टीवी यानी कि 600 टीवी का उत्पादन किया। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि यहाँ पर A3 का मान हमें दिया गया, जो समांतर श्रेणी है उसका A3 का मान हमें दिया गया है। आगे चलते हैं 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन किया,
तो 7वां वर्ष ये है, इसका मतलब A7 जो है उसका मान हमें दिया गया है 700। A7 का मान भी हमें दिया गया है। तो यहां पर देखिए हमें प्रथम वर्ष का ज्ञात करना है, यानी A1 का मान हमें ज्ञात करना है। आप इसको सिंपल तरीके से समझो समांतर श्रेणी को। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन की तरह इसको देखते हो, जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से समझो कि हमारे पास में ये प्रथम वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, इस तरह से 7 वर्ष का हमें दिया गया है। यहाँ पर तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन करता है, यानी A3 का मान दिया गया है। 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, इसका मतलब A7 का मान हमें दिया गया है। तो बाकी हम मान है वो ज्ञात कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद है, तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करने के लिए हम an का फॉर्मूला जो है वो काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब an का अगर फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमें a का मान और d का मान पता होना जरूरी है, लेकिन इस समांतर श्रेणी में हमारे पास में समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a का मान नहीं है और इसका साधारणांतर भी हम नहीं निकाल सकते। तो ऐसे तो सीधा हमारे पास में है नहीं, निकालने के लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रथम पद, सबसे पहले प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर A3 का मान दिया गया है, A3 का मान कितना है 600 है। तो A3 को मैं लिख देता हूँ, A3 बराबर हमें 600 दिया गया है। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। A3 का मतलब अगर मैं an का फॉर्मूला लिखता हूँ, an का फॉर्मूला, तो उसमें क्या होगा a प्लस में n-1 गुना d। अब अगर मैं यहां से 3 लेता हूं यानी A3, तो अगर मैं इसकी जगह 3 लिखता हूं तो ये हो गया A3 को देखिए a की जगह a रह गया और प्लस यहां पर n की जगह मैंने 3 माइनस 1 किया और गुणा में d आ गया। तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा, तो ये आ गया a प्लस में ये हो गया 2d, तो 2d। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर A3 लिखना है तो उसको a प्लस 2d लिख सकते हैं, A4 लिखना है तो उसको a प्लस में 3d, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा d के पास में, अगर यहाँ पर 5 है तो d के पास में 4 आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज। तो हम यहाँ पर A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस 2d ये लिख सकता हूँ। तो मैं फिर से लिख देता हूँ A3 बराबर a प्लस में 2d, मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर A3 का मान जो है 600 दिया गया है, तो A3 का मान है 600, मैं इसकी जगह मैंने 600 लिखा बराबर में a प्लस में 2d, ये हो गया। और a जो 7 है उसको फिर क्या लिख सकते हैं, तो मैं A7 को लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। a जो 7 है A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 6d। मैंने आपको बताया यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 आएगा, तो A7 का मान कितना है 700 है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 700 बराबर a प्लस में 6d, इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 2। हमारे पास में 2 समीकरण है, दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सरल कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं इसका कारण बताता हूँ। इन दोनों समीकरण को सरल करेंगे और a का और d का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए इन दोनों को यहाँ से हम सरल करेंगे। चलिए हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि सिंपल है, इसलिए पहली समीकरण हमारे पास में ये है, तो मैं 600 को पीछे लिख देता हूँ और इसे आगे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस में 2d बराबर 600, ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरी a प्लस में 6d, तो a प्लस में 6d बराबर 700, ये हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए मैं इसको सरल कर लेता हूँ विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह है वो चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और यहाँ पर ये माइनस हो जाता है। तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया है और ये है प्लस में 2d माइनस में 6d, तो माइनस में 4d रह गया और यहाँ पर रह जाएगा माइनस में 100। 600 प्लस में है, 700 माइनस में, तो माइनस में 100 रह जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया। d का मान क्या आया, d का मान आएगा हमारे पास में ये 100, इसके बट्टे में आ जाएगा 4, तो 100 बटे 4 कितना आया 25, d का मान आ गया। अब हम क्या करें, d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, a का मान आ जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, d का जो मान है वो समीकरण 1 में रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते थे। समीकरण 1 का मान क्या है, a प्लस में 2d बराबर में 600, ये समीकरण नंबर 1 है। चलिए d का मान कितना है 25, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस में
2। अब d का मान अगर 25 लिखेंगे तो वो गुणा में आएगा और बराबर में 600। चलिए ये हो गया a प्लस में 25 दूनी हो गए 50, तो ये आ जाएंगे 50 बराबर में 600। चलिए 50 को इस साइड में लेके तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया a बराबर 600 माइनस 50 हो जाएगा तो 550 आ जाएंगे, a बराबर 550। ये आ गया a का मान। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फॉर्मूला है उसके अंदर a और d का मान हमें रखना पड़ेगा, इसलिए हमने a और d का मान निकाल लिया। चलिए a का मान कितना है 550, d का मान कितना है 25। अब देखिए आगे, अब देखिए a का जो मान है वो हमारे पास में 550 है और d का जो मान था वो था हमारे पास में 25। चलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब a का मान 550 है, इसका मतलब a1 और a दोनों क्या है समांतर श्रेणी का पहला ही पद है, तो इसका मतलब a का मान a1 का मान कितना आ गया 550। तो यानी प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, इसका मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि 550। तो पहले का आंसर तो ये हो गया 550 प्रथम वर्ष में, ठीक है। तो ये मान हमने ज्ञात कर लिया। अब है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, यानी कि जैसे a1 तो वैसे a10 निकालेंगे। तो मैं a10 निकालूंगा 10, यानी कि समांतर श्रेणी का 10वां पद याद कर रहे हैं। 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो मैं a10 से लिखूंगा। a10 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस में 9d लिख सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d लिखेंगे, उसको सरल करेंगे तो a10 a प्लस में 9d आएगा। अब a का और d का मान रख दीजिए तो यहाँ पर यानी कि 10वां पद आ जाएगा। हमें ये पता है 10वां पद की जो भी संख्या है जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब 10वें वर्ष में जो उत्पादन है उतना होगा जितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ a10 बराबर a का मान कितना है 550 वो लिख देते हैं और प्लस में 9 इंटू d का जो मान है वो 25 लिख देते हैं। अब देखिए ये आ गया a10 बराबर में 550 और प्लस 25 को मैं 9 से गुणा कर देता हूं तो ये आ जाएंगे 225, यहाँ पर 225। तो ये a10 बराबर आ जाएगा 5, देखिए 500 प्लस 200 700 और 50 और 25 ये हो गए 75, तो 775 यानी कि 10वें वर्ष में जो उत्पादन है वो 775 टीबी का उत्पादन किया गया था। तो यानी कि हम ज्ञात कर रहे हैं समांतर श्रेणी का, हमने 10वां जो पद है वो हमने ज्ञात किया है। चलिए अब इसने लास्ट लिखा है प्रश्न नंबर इसका 3 कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि जो 7 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, इस तरह से a1 a2 a3 ये 7 पद है, इन 7 पदों का कुल उत्पादन कितना है, यानी कि इन 7 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी में 7 पदों का योग ज्ञात करना हो या हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना हो, हम एसएन के फॉर्मूले से करते हैं। तो ये जो 7 पद है इनका हम योग ज्ञात करेंगे। तो 7 पदों का योग क्या होगा, देखिए एसएन का फॉर्मूला लिख लेते हैं एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग। तो चलिए कितने पदों का करना है 7 पदों का, यानी 7 वर्षों का, तो 7 पद हो गए, ये पहला वर्ष है, इस तरह से ये 7वां वर्ष है, तो 7 पद हो गए। चलिए मैं n का मान कितना हो गया 7 हो गया, जितने पद होंगे उतना n का मान होगा। तो यहाँ पर मैं n की जगह 7 लिखता हूँ, जहां पर भी n है उसकी जगह हम 7 लिख देंगे। तो ये होगा s7 बराबर n/2, सॉरी यहाँ पर लिखना है 7। उसके बाद में अब a का जो मान है वो मैं यहाँ से लिखूंगा 550 था, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया था 550। तो ये हो गया 2 इंटू 550 प्लस उसके बाद n-1, तो n की जगह आप 7 माइनस 1 और d का जो मान है वो मैं यहां से लिख देता हूं 25। तो ये हो गया 25। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन है वो आ जाएगा, यानी समांतर श्रेणी में 7 पदों का योग। तो s7 बराबर 7/2 और यहां पर देखिए इनको मैं गुणा कर देता हूं तो 1100 हो जाएंगे। तो ये हो गया 1100 और प्लस में 7 माइनस 1 करेंगे 6 और 6 को मैं 25 से गुणा कर देता हूं तो ये आ जाएंगे 150। अब देखिए आगे इसको सरल करते हैं, ये आ गया s7, तो ये आ गया 7/2 गुणा में मैं लिख देता हूं 1100 प्लस 150 को हम जोड़ देते हैं तो 1250 आ जाएंगे। चलिए ये आ गया 1250, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं तो ये आ गया 625 को हम 7 से गुणा कर देते हैं तो ये आ गया s7 बराबर, देखिए ये हो गया 625, इसको मैं 7 से गुणा कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 और 3 ये हो गया 14 और 3 17,
7 फिर 1 और 42 और 1 43, 4375। तो यहाँ पे 4375, यानी कि जो समांतर श्रेणी में 7 पद है उनका योग 4375 है, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन है वो 4375 केवी का उत्पादन किया गया था। तो इस तरह से हम सभी को सरल करेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए गए थे, मैंने आपको तीनों कंप्लीट बता दिए हैं। तो मैंने आपको जितना सिंपल तरीका हो सके उतने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए